So hello students, today I will take up this topic of laws of motion. तो लॉज ऑफ मोशन आप देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इन फिज़िक्स, और मैं कह दूँ ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ है फिज़िक्स का। यहीं से आप मान सकते हो कि एक होता है ना कि चमत्कार या क्रांति आ गई। दिस लॉज ऑफ मोशन का जो F=m×a है, दैट फार्मूला गिवन बाय न्यूटन, वो काफ़ी चीज़ों को हमारी डेली लाइफ फिज़िक्स में इन्वॉल्व करता है और उसके इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा है। न्यूटन ने इसमें 3 फंडामेंटल लॉस ऑफ मोशन बताए, और न्यूटन ने इसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको अगर आप देखेंगे तो इट वाज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। तो गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया को फर्दर इन्होंने और स्मार्ट वे में प्रेजेंट किया टू द ह्यूमन काइंड, और उसमें कैसे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ दे आर इंटर रिलेटेड, ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। तो इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। लेट अस सी क्या क्या चीज़ हम कर पाते हैं। तो दिस टॉपिक इज न्यूटन्स, होल्ड ऑन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन का ये लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट होता है। कैसे हम इसमें डिफरेंट लॉज को देखते हैं, तो इसमें पहला है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिया, 3 लॉज ऑफ मोशन के डिफाइंड है। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट उनका होता है सेकेंड लॉ, एंड हियर आई विल प्रूव कि फर्स्ट एंड थर्ड लॉ दे आर द स्पेशल केसेस ऑफ न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। तो आप देखें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन के हिसाब से आया, इट सेज दैट इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 ऑन अ सिस्टम, इफ एक्सटर्नल इज 0 ऑन अ सिस्टम, किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मान लो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब क्या होता है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी आती है P = m/v। इट इज कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो दिस लीनियर मोमेंटम इट रिमेन्स कंजर्व्ड, दिस लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, ये कंजर्व्ड रहता है। तो जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो बॉडी का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड। मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब आप इसमें ऐसे कह सकते हो कि देयर आर 2 व्हीकल्स, आई से अ कार, अ ट्रक, दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड और सेम वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। They are having same velocity but momentum will be different because of different mass, correct? तो mass और velocity दोनों का रोल आता है momentum में, and because velocity से vector quantity, तो आपका momentum भी क्या होगा, वो vector quantity होगा, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो velocity की है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने कहा कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी का मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसी को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, दिस वी कैन ऑल्सो से दैट, हम जो कहते हैं थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट। फर्दर, एंड बॉडी इन मोशन, एंड बॉडी इन मोशन continues in सेम स्टेट। तो बॉडी जो मोशन में है वो सेम स्टेट में कंटिन्यू करती है, और बॉडी जो रेस्ट में रहता है वो रेस्ट में ही रहता है। तो बॉडी का कंटिन्यूस रेस्ट में रहना या बॉडी का कंटिन्यूस मोशन में सेम स्टेट को रिगेन किए रहना, दैट प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो व्हेनेवर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ये बात आपको कहा जाएगा। अब इस लॉ ऑफ मोशन को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में दिस वॉज गिवन बाई गैलीलियो. गैलीलियो ने यहाँ पे ये बात कही. गैलीलियो केम 80 years बिफोर न्यूटन, उनसे पहले आए. इवन न्यूटन ने उनके कुछ जो भी उन्होंने लॉस दिए थे उसमें इम्प्रूवाइज किया या उसको बेसिक लेके ही फर्दर ऑन ही स्टडीज ऑन दैट. तो उनको अपना गुरु भी मानते थे. तो यहाँ पे इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया वाली बात कही गैलीलियो ने. तो गैलीलियो ने जो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहा, तो दिस इनर्शिया जो होती है इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच it's a property by which any object opposes the state of change in momentum of body. मोमेंटम ऑफ बॉडी को चेंज होने में जो अपोजिशन ऑफर होती है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया. तो ये थोड़ा ध्यान देना, इनर्शिया वाली बात इन्होंने डिफाइन किया था. करेक्ट. तो इस इनर्शिया को फर्दर मैं यहाँ पे देखूंगा कि प्रॉपर्टी जो है इनर्शिया, इनर्शिया प्रॉपर्टी की हम जब बात कर रहे हैं गैलीलियो ने दिया तो टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी. मोमेंटम हियर मीन्स लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी. लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी को चेंज होने में जो अपोजिशन प्रॉपर्टी होती है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया. इसकी बात इन्होंने कही. किसने? गैलीलियो ने. तो गैलीलियो ने एक चीज और कही कि दिस इनर्शिया प्रॉपर्टी जो था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा. जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा. ज़्यादा इनर्शिया होना या लेस इनर्शिया होना, इसको आप ऐसे ही समझो कि जिस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है उसको रेस्ट से मोशन में लाने में हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. या वो बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने में भी हमको वी नीड टू पुट ऑन मोर फोर्स ऑन इट. आई कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ से देयर इज अ कार एंड देयर इज अ बाइक. द टू पर्सन्स they are starting their car and bike both. कार और बाइक जब दोनों को स्टार्ट करते हैं तो आपने इवन देखा भी होगा कि कोई रेड लाइट है, रेड लाइट पे सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं और अचानक जब रेड से ग्रीन हुआ तो सबसे तेज कौन भागता है? कार वाला कि बाइक वाला? बाइक वाला तेज भागेगा. तो बाइक वाला तेज क्यों भागा? क्योंकि उसका इनर्शिया क्या था? कम था. हाँ, आपको लगेगा कि इंजन का पावर भी कम है बट इनर्शिया ज़्यादा रेशियो में कम था इसलिए फास्टर मोशन आया. तो रेस्ट से मोशन में किसी बाइक को करना, किसी स्कूटर को करना फास्ट होगा कंपेयर टू कार. इवन मैं कह दूं अगर कार है, बाइक है और ट्रक भी है, तीन चीजें हैं, तब क्या होगा? रेस्ट से मोशन में सबसे लास्ट में कौन आएगा? ट्रक. फिर उसके पहले कार, उसके पहले दिस बाइक. अगला देख लो, मान लो ट्रेन भी ले लेता हूं मैं. तो बाइक हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, 4 लोग हो गए. चारों को रेस्ट से मोशन में ले जाना है. तो अब देख लो इंक्रीजिंग मास ऑर्डर ट्रेन का मैक्सिमम है. तो रेस्ट टू मोशन करने में सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा? ट्रेन को. रिवर्स कर दो ब्रेक करने की बात, लेकिन मोशन में था तो अब रेस्ट पे लाना है. आपकी ट्रेन को मूविंग ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर उसको हमको क्या करना है? रेस्ट पे लाना है. सेम ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर, सेम कार 60 किलोमीटर पर आवर. तो आप हर एक में देखोगे कि इसके अपोजिशन टेंडेंसी भी जो आएगी वो सबसे ज्यादा किसमें है? जिसमें मास ज्यादा है. तो वही इनर्शिया वाली बात होगी. इनर्शिया को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व, जड़ वाली बात, कि किसी भी चीज को रोकने वाली बात. तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया. इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी. ये मास पे डिपेंड करता है, समझ गए ना? तो मास एन जो फैक्टर होगा उस पर डिपेंड करता है इनर्शिया. तो एनी हाउ जो फोर्स वाली बात है और उसको पोजिशन वाली बात है तो गैलीलियो को उसको इन्होंने ऐसे डिफाइन किया. इवन गैलीलियो ने यहाँ पे एक चीज और बताई थी जो हम ग्रेविटी में बताएंगे कि 2 या 3 मासेस सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए तो ऑल द मासेस रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास. तो उन्होंने ग्रेविटी के इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट किया था और बताया कि हर ऑब्जेक्ट
नीचे गिरती है विद द सेम एक्सेलरेशन, सेम टाइम में गिरेगी, चाहे 4 kg का मास हो या 1 kg मास हो। इसके पहले माना जाता था कि ये जो गैलीलियो ने कहा उसके पहले उन्होंने कोई पीसा की मीनार से ड्रॉप किया था कुछ चीज़ें, और ही एक्सपेरिमेंटेड दैट थिंग एंड ही हैज शोन द पब्लिक कि मास डिपेंडेंसी नहीं है। गैलीलियो ने वो चीज़ बताई थी, वो तो अलग एक फैक्टर है, बट हियर इट वाज फॉर इनर्शिया। तो इनर्शिया में ये चीज़ ध्यान देना कि अपोजिशन टू द चेंज इन मोमेंटम, करेक्ट। अब इसके बाद इसमें जो सेकेंड लॉ आएगा, सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ने यहां पे क्या कहा देखिएगा, ही सेड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखूं तो आई विल राइट इट एज डी बाई डी टी ऑफ पी, या मैं इसको क्या लिखूंगा, डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी ना, दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज करेगा। तो यहां पे न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या कहा कि जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। फास्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्लो रेट ऑफ मोमेंटम चेंज करना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल लाइक दैट, जैसे मान लो आपको फुटबॉल को किक करना है, और फुटबॉल को किक करना है, रेस्ट टू मोशन लाना है और लंबी शॉट देनी है कि दूर तक जाए, तो आप ज्यादा फोर्स लगा के किक करोगे। फुटबॉल को स्लो मोशन देना है, थोड़ी दूर ही भेजना है, तो थोड़ा आराम से किक करोगे आप। तो रेस्ट से मोशन की टेंडेंसी में कितना फास्ट या स्लो करना है, दैट प्रॉपर्टी इन्होंने न्यूटन ने यहाँ पे डिफाइन किया, एंड ही सेड दैट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू वी का रेट ऑफ चेंज, एंड एम इंटू वी क्या था आपका, मोमेंटम। तो उस बॉडी पे जब फोर्स लगाया गया तो मोमेंटम चेंज करेगा, बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो मोमेंटम चेंज किया। कितना चेंज करेगा मोमेंटम, किस रेट से चेंज करेगा मोमेंटम, उसको फोर्स से डिफाइन कर दिया गया, करेक्ट। तो ये थोड़ा ध्यान देना। फर्दर इफ आई से यहाँ पे हम इन चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जो मैं कर रहा हूँ, ये फोर्स की जो बात आ गई यहाँ पे थोड़ा देखिएगा ना। तो व्हाट नेक्स्ट आई कैन से, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी, ये है। अब इसको प्रोडक्ट रूल से करो तो क्या कहोगे आप, एम टाइम्स डी वी बाई डी टी प्लस वी टाइम्स डी एम बाई डी टी, ये टर्म आ गया एक्सटर्नल फोर्स का प्रोडक्ट रूल में। अब आप देखो तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एम इंटू ए प्लस वी टाइम्स डी एम बाई डी टी। ये पूरा जो टर्म है आपका ये हो गया फोर्स के बराबर। तो दिस होल टर्म इज इक्वल टू फोर्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिस होल टर्म इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको बनाना है कि दिस होल टर्म को मैं फोर्स मान ले रहा हूं, और इसको मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, जस्ट सी दिस होल टर्म इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है ना। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे जो टर्म लिख दिया गया, तो इसको फर्दर मैं ये देखिए दिस वैल्यू, जो टर्म आ गया आपके पास, दिस वैल्यू इटसेल्फ इज द फोर्स। तो ये फोर्स को डिफाइन कर पा रहा है। तो फोर्स इज दिस, फोर्स को अगर मैं फिर से लिखूं दिखेगा तो दिस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, एम इंटू ए प्लस वी टाइम्स डी एम बाई डी टी, ये बन रहा है फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए प्लस वी टाइम्स डी एम बाई डी टी, ये आ गया। केवल एम इंटू ए एक स्पेशल कंडीशन है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए जब हम लिखते हैं, ये कब लिखेंगे देखिएगा आप, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू ए, इट इज करेक्ट व्हेन बॉडी का मास क्या है, कांस्टेंट, व्हेन बॉडी मास इज कांस्टेंट। क्योंकि जब बॉडी मास कांस्टेंट होगा तो उसका डी एम बाई डी टी क्या आ जाएगा, दिस डी एम बाई डी टी विल बी जीरो। तो
तो F इक्वल टू m इंटू ए तब सही होता है व्हेन मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। करेक्ट। तो ये भी एक आइडिया आपको रखना है कि F इक्वल टू m इंटू ए सही है, बिल्कुल सही है, बट वी शुड कीप इन माइंड देन द मास ऑफ द बॉडी इज केप्ट कांस्टेंट। अदरवाइज आप ऐसा देखते हो कि रॉकेट प्रपल्जन, आजकल स्पेस एक्स वगैरह की बात होती है, तो वहाँ पे रॉकेट प्रपल्जन में कोई चीज़ ऊपर भेजते हैं तो वहाँ मास ऑफ द रॉकेट ऑल्सो चेंजेस। तो डायरेक्ट ये फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं वहाँ पे क्या होगा, ये वाला फैक्टर भी आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। F इक्वल टू m इंटू में लिख तो लिया और रिजल्ट कैसे कर पा रहे हैं, गेटिंग इट। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में ये चीज़ है, F एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू ए। फॉर टाइम बीइंग मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, F इक्वल टू m इंटू ए। ये आप ध्यान देना, ठीक है। तो इसका सिंपलिस्टिक भी आ गया, F एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू ए। अदरवाइज ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। आई थिंक इट इज़ फाइन, यहाँ तक ये रिजल्ट होगा। अब कभी आपको रिलेट, न्यूटन का सबसे बड़ी ग्रेट चीज़ यही रही कि यहाँ इन्होंने तीन चीज़ों को बड़ा डिफाइन किया, F को, M को और A को। तीन चीज़ों को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देना, क्वांटिफाई कर देना, यही सबसे बड़ा उस समय चमत्कार था कि तीनों को न्यूमेरिकली हम रिलेट कर लें। ज़्यादा फोर्स तो ज़्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स कितना एक्सेलरेशन, तो कितनी वैल्यू एग्जैक्ट होगी, वो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरी दोनों में रिलेट किया गया। तो ये इसकी ब्यूटी है फॉर दिस न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान देंगे आप, ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद दैट इज द सेकेंड लॉ। अब इसमें कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि बॉडी में पहले क्या आता है, एक्सेलरेशन या फोर्स। ये सोचने वाली बात होती है, बॉडी में पहले क्या आएगा। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे देखेंगे कि बॉडी में पहले क्या आया, एक्सेलरेशन या फोर्स। तो बॉडी में पहले क्या आएगा, फोर्स। फोर्स लगाएंगे उसके बाद उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बॉडी में फोर्स आता है, फोर्स इज फॉलोड बाय एक्सेलरेशन। ये थोड़ा ध्यान देना। तो फोर्स पहला फैक्टर है और ये इसका सेकेंड बाद में आएगा। तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। दिस आर दी वेक्टर क्वांटिटीज, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ठीक है। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके बाद क्या आएगा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आप सबको थोड़ा बहुत एक आइडिया होगा, एक्शन रिएक्शन फॉर्म। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वैल्यू। हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट क्या आता है, रिएक्शन वैल्यू आती है। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होगा। आप कोई भी इवेंट देख रहे हो लाइफ में, डेली लाइफ में भी, तो वहाँ पे हर एक एक्शन का एक रिएक्शन है, सिंगल फोर्स नहीं होता है। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन फोर्स, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं कह देता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, इससे दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड पे मैंने एक ब्लॉक रखा, तो ब्लॉक को अर्थ ने अपनी तरफ नीचे खींचा, तो ये mg क्या हो गया, एक्शन। mg फोर्स इज एक्शन, जो कि अर्थ ने ब्लॉक को नीचे खींचने की कोशिश की। दिस ब्लॉक वाज हैविंग द मास m। तो यहाँ रिएक्शन फोर्स क्या है, ये ग्राउंड में अंदर धंस तो नहीं गया, नीचे चला तो नहीं गया, ग्राउंड ने इसको रोका। तो ग्राउंड ने जिस फोर्स से रोका दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स ना। तो आप ध्यान देंगे, ग्राउंड ने इसको एक रिएक्शन फोर्स दिया ऊपर n। तो mg आपका एक्शन है, तो n क्या हो गया, रिएक्शन ना। तो mg और n यहाँ पे क्या हो गया, एक्शन एंड रिएक्शन, समझ रहे आप। तो mg एक्शन है और ये क्या है, रिएक्शन है। तो ये बात भी सही है। यहाँ देखो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखिए, एक लग रहा है mg और दूसरा क्या लग रहा है, n। दोनों का नेट इफेक्ट होकर के m इंटू ए क्या आ जाएगा इसका, दिस m इंटू ए वैल्यू इज 0। तो थोड़ा ध्यान देना, इस एक्शन रिएक्शन में रिजल्ट हम निकाल सकते हैं क्या, mg और नॉर्मल एक्शन, दोनों एक्शन और रिएक्शन है, दोनों का नेट इफेक्ट होके 0 हो रहा है, क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या है, बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 है। इससे सारे फोर्सेस का सम भी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो दिस थिंग वी कैन रिलेट ना।
तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, हल्का सा मैं इसको ये प्लेस कर रहा हूँ ना। तो एक्शन रिएक्शन वाली बात भी मैं यहाँ पे बता दी, करेक्ट। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्शन एंड रिएक्शन। वंस वी हैव दिस एक्शन रिएक्शन, सॉरी, अभी जो एक्शन रिएक्शन की बात आ रही है तो इसको हम लोग फर्दर यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट सी एक्शन रिएक्शन, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बॉडी का m इंटू ए ये 0 है, तो यहाँ दो फोर्सेस लग गए mg, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 हो गया। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ mg, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो आप क्या कहोगे, दिस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा क्या, कि n एंड mg आर इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट वेक्टर्स हैं। तो ये वाली बात भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आ गए mg एंड n, ठीक है। तो ये ध्यान देना, n एंड mg, n इक्वल टू क्या आता है आपके पास, माइनस ऑफ mg, एक्शन एंड रिएक्शन। mg आपका एक्शन फोर्स था, n क्या है आपका रिएक्शन फोर्स है, और ये दोनों लोग आपस में ऐसे एक्ट कर जा रहे हैं। तो हर जगह पे इन डेली लाइफ यू विल ऑलवेज फाइंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन फोर्स, यस, हमेशा होगा ना। आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस ग्राउंड, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, तो मेरा mg फोर्स नीचे जा रहा है, और ग्राउंड से क्या मिल रहा है मुझे, रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, एक्शन का रिएक्शन। आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड, तो मैं जब लिख रहा हूं तो मैं बोर्ड को प्रेस कर रहा हूं, तो ये मेरा एक्शन है, और बोर्ड इस पेन को, मार्कर को अंदर नहीं जाने दे रहा, वो क्या आ गया, रिएक्शन। तो दोनों बैलेंस हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन। मैं पेन हाथ में कुछ लिख रहा हूं, तो मैंने एक्शन से प्रेस किया और रिएक्शन में इसने अगेंस्ट हमको रोका, तो उस एक्शन का रिएक्शन हो गया, तभी यहाँ पे रिजल्ट आया। ऐसे फ्रिक्शन फोर्स आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स, उसमें भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है। हर जगह पे आप अगर उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड हर एक एक्शन फोर्स में क्या है, रिएक्शन है। हम लोग वॉक करते हैं, तो वॉक करने में भी, हमारे वॉकिंग एक्शन में भी हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, और रिएक्शन फोर्स पे ग्राउंड हमको आगे ले जाती है। कोई व्हीकल चल रही है, गाड़ी, कार, स्कूटर, कुछ भी, वो सारी व्हीकल में पहिया जो है ग्राउंड को पीछे पुश करता है, एक्शन, और ग्राउंड पहिए को आगे पुश करता है, रिएक्शन, तभी गाड़ी चलती है। स्लिपरी ग्राउंड आ गया, स्लिपरी सरफेस आ गया, पानी आ गया, अब देखते हो पहिया थोड़ा स्लिप कर गया, तो उतनी तेज से आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि वहां पर रिएक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। कहीं पानी लगा हुआ है, बारिश में हम वॉक करना चाहते हैं, हम धीरे धीरे वॉक करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि रिएक्शन फोर्स कम मिलेगा। हम कब फास्ट तेज कब चलते हैं, सरफेस हार्ड हो और रफ भी हो। देखते हो टायर व्हीकल्स के रफ हैं और हार्ड सरफेस पे चलेंगे तो तेज गाड़ी भागेगी, तो रफनेस, ग्रिप, रिएक्शन फोर्स अच्छा आएगा। हार्ड होगा तो और अच्छा आएगा। किसी सैंड एरिया में बहुत तेज आप नहीं वॉक कर सकते, क्योंकि वहां पर रिएक्शन फोर्स कम है, समझ गए। तो एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स डेली लाइफ में भी मिलता है, हर जगह पे उसको हम रिलेट करेंगे। तो ये यहाँ पे जो बात कहेगी एक्शन रिएक्शन फॉर्म, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। और मैं अब क्या कहूंगा, ये तीनों लॉ तो आपके आगे, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ आर, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ आर the special cases, the special cases of second law। ये भी है, इसमें पूछा जाएगा तीनों लॉ में कौन फंडामेंटल है, विच इज मोर फंडामेंटल ऑफ द थ्री। तो तीनों में कौन फंडामेंटल है, न्यूटन का दिस सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से फर्स्ट एंड थर्ड लॉ दे कैन बी डिराइव्ड, सेकेंड लॉ से फर्स्ट एंड थर्ड लॉ दे कैन बी डिराइव्ड। इसकी बात भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वो भी केस मैं लूंगा, लेट अस सी हाउ डज इट हैपन, तो इसको भी मैं चेक करता हूं। तो हाउ मैं क्या कर रहा हूं कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो है इज फंडामेंटल इन थ्री ऑफ ऑल, इन तीनों में कौन फंडामेंटल है, सेकेंड लॉ। तो अब आप देखिए हम क्या यहां से कह सकते हैं, एफ एक्सटर्नल
इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसी में देखो इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, जीरो हो गया एक्सटर्नल फोर्स, तो मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, तो व्हाट डज इट मीन, दिस इंप्लाइज दैट मोमेंटम ऑफ द बॉडी m इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। क्योंकि उसका फोर्स जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो, इसलिए मोमेंटम इज कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो मोमेंटम कांस्टेंट है, तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी एट रेस्ट, तो बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट। दूसरा बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन कंटिन्यूस विथ सेम इफेक्ट, तो बॉडी इन मोशन में वो कंटिन्यू करता रहेगा m इंटू वी से, ये बात भी होगी। बॉडी एट रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगा, ये बात भी होगी। तो रेस्ट ऑफ मोशन वाली बातें भी यहाँ पे प्रूव हो रही हैं। तो क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो रेट ऑफ मोमेंटम उसका जीरो होगा, तो मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। वही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वही क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो फर्स्ट लॉ को देखो हमने सेकेंड लॉ से क्या कर दिया, डिराइव कर दिया, करेक्ट। अब थर्ड लॉ को कैसे करें वो भी देखिएगा, अभी हम बताए थे थर्ड लॉ का भी बात कि से इट इज ग्राउंड, ग्राउंड पे मैंने ब्लॉक रखा, आई पुट दिस ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ब्लॉक रख रहा हूं, ब्लॉक का मास m है, तो आप देखोगे mg फोर्स क्या हो गया, नीचे लग रहा है, एंड दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो इसको ग्राउंड ने क्या दिया, रिएक्शन फोर्स n दिया, और बॉडी का एक्सेशन क्या हो गया, जीरो। अभी हमने प्रूव भी किया था। अब देखो थर्ड लॉ को मैं प्रूव कर रहा हूं यहाँ पे कि थर्ड लॉ कैसे यहाँ से न्यूटन्स के लॉ से प्रूव हो रहा है, एक्सेशन ऑफ द बॉडी जीरो है, तो यहाँ मैं क्या कहूँगा, m इंटू ए इट इज जीरो, इंप्लाइज दैट कि आपका mg और नॉर्मल रिएक्शन का सम क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ mg, n इज नेगेटिव ऑफ mg। तो यही क्या हो गया, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आ गया। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स की वाली बात भी हम लोग किससे प्रूव करेंगे, विद दिस न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी सेकेंड लॉ से प्रूव हो जाता है। इवन ये हर जगह है, ऐसा नहीं कि बॉडी रेस्ट पे है तभी है, बॉडी मोशन में है तो भी वहां भी एक्शन रिएक्शन है, समझ गए। जैसे आपको लग रहा होगा शायद कि यहाँ पे तो mg और e को मैं बैलेंस कर दिया, ऐसा नहीं, इसके बियॉन्ड भी जब बॉडी मोशन में होगी तो भी एक्शन रिएक्शन वाली बात सही होगी। कैसे होगी, देखो मैं अभी इसको भी प्रूव करता हूँ कि मोशन में है तब के मैं इसको कैसे कह पाऊंगा, जस्ट सी, एक्शन रिएक्शन वाली बात तो मैंने कर दी। अब देखो इसी चीज को एक सेकेंड अप्रोच में, जब बॉडी मोशन में है तब कैसे हो रहा है, देखिएगा। मान लो मैं कहता हूं कि दिस इज अर्थ, दिस इज सम स्मॉल एम मास, तो अर्थ है काफी बड़ा मास है, तो अर्थ का मास कैपिटल एम है, इसको हम अर्थ मान रहे हैं, ये छोटा एम मास है। तो आप देखिएगा जितने फोर्स ये mg फोर्स यहाँ पे लग रहा है, बॉडी को नीचे पुल कर रहा है, ये मान लो F1 है, तो उतना ही फोर्स ये ब्लॉक इस पे भी लगा रहा है ऊपर F2, दोनों मोशन कर रहे हैं, अर्थ भी मोशन कर रहा है, ये भी मोशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्शन रिएक्शन में आपको ज्यादा एक्सलेशन स्मॉल एम ब्लॉक में मिलता है, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, ज्यादा है। बट दीज आर ऑलवेज करेक्ट, F1 प्लस F2 का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा, दिस ऑलवेज करेक्ट, समझ गए। यहां भी एक्शन रिएक्शन की बात हो रही है, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, करेक्ट। मोशन में एक और चीज देखो, एक्शन रिएक्शन की बातों में मैं जो कह रहा हूं कि दिस इज सन, ये मान लीजिए ये सन है हमारा, और सन के चारों तरफ अर्थ इज मूविंग इन द एलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर पाथ लाइक दैट, तो ये अर्थ है, तो अर्थ को सन ने अपनी तरफ खींचा F1 फोर्स से,
तो ये भी उसको अपनी तरफ खींचता है विद F2 फोर्स। यहाँ भी एक्शन रिएक्शन है, भले ही अर्थ में वेलोसिटी है, अर्थ में वेलोसिटी तो है, इवन सन में भी वेलोसिटी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इसका मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व्ड। अब होगा क्या, जिसका वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो अर्थ का मास सन के रेस्पेक्ट में काफी छोटा है, अर्थ appears to be at rest, appears to be in motion and sun appears to be at rest. हैवी मास रेस्ट पेज की तरफ होगा, हल्का मास फास्टर मोशन में होगा। अगर मास का डिफरेंट है, अगर सेम पैटर्न पे मास होगा तो दोनों में मोशन होगा। तो एक्शन रिएक्शन की बात देखो, ग्रेविटी फोर्स में बताया, मून अर्थ में भी फोर्स जो है वो भी एक्शन रिएक्शन है। तो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ बीइंग एट रेस्ट और बीइंग इन मोशन, ऑलवेज यू विल फाइंड एक्शन एंड रिएक्शन। हमने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल मोशन में आ गया, लेकिन हमारे पैर पे भी जब हम किक करते हैं, यानी फुटबॉल प्लेयर इज ऑल्सो किकिंग द फुटबॉल, ही ऑल्सो फील्स लाइक कि पैर में हल्की सी चोट तो आई, तभी तो लोग शूज पहनते हैं टू अवॉइड दैट ना एनी हर्ट इफेक्ट। तो उसको वहाँ भी शूज पहनना एक्शन रिएक्शन की बात है। अगर आपने कोई छोटा बच्चा देखा होगा कि वो फुटबॉल नया नया शुरू कर रहा है, 2-3 साल का बच्चा फुटबॉल लिया है, ग्राउंड में गया, फुटबॉल को किक करता है, फुटबॉल आगे जाती है, बच्चा खुद ही पीछे गिर जाता है, क्योंकि बॉल और फुटबॉल और उस बच्चे का मास में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक्शन का रिएक्शन जैसे आया, बच्चा वॉज नॉट अवेयर कि इसका रिएक्शन आएगा, वो गिर जाता है। तो एक्शन रिएक्शन वहाँ भी है। और बड़ा प्लेयर जो है फुटबॉल का, जो कि स्ट्रॉन्ग एनफ है, उसका मास भी ज़्यादा है एंड ही इज इन द प्रैक्टिस, दैट्स वाई उसका नीचे गिरना वाली बात नहीं होती है, अदरवाइज वो मोशन दोनों में होगा। तो एक्शन रिएक्शन की बात हर जगह पे एप्लीकेबल होगी। और वो बता दिया कि रेस्ट पे है तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन में दिखाना एक्सेलरेशन 0 है तो इक्वल अपोजिट फोर्सेस बनेंगे, करेक्ट। तो दिस वर द 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और इन 3 लॉज ऑफ मोशन जो हमने यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है, इससे आप बेसिक आइडिया बना लेते हो फोर्सेस के बारे में। नाउ टू गो मोर इन डिटेल, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन को हम कैसे अप्लाई करें, तो वो भी एक बात आती है कि हाउ डू वी अप्लाई दिस लॉज ऑफ मोशन ना। इन लॉज ऑफ मोशन को फर्दर हम अप्लाई कैसे करें, उसके लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम को अब हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन हो गए, ओके। आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट पेज, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं यहाँ पे देखूंगा दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, इसको भी देखा जाए। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, FBD। फ्री बॉडी डायग्राम का छोटा नाम क्या है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकेंड को अप्लाई करेंगे तो बॉडी पे फोर्स लगाएंगे। बॉडी तो कई तरह की हो सकती है, चेयर है, टेबल है, कार है, स्कूटर है, एनी ऑब्जेक्ट लाइक दैट ना। तो हम बॉडी पे फोर्स कहाँ लगाएं, चेयर के फर्स्ट लेग पे लगाएं, सेकेंड लेग पे लगाएं, टॉप पे लगाएं, कहाँ पे लगाएं, ये कंफ्यूजन आएगा। आपकी कार है तो व्हील पे लगाएं कि आगे लगाएं, कहाँ लगाएं फोर्स, वो भी कंफ्यूजन होगा। तो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन कि किसी बॉडी पे फोर्स कहाँ लगाया जाए, क्योंकि अलग अलग जगह अलग लगाओगे तो अलग अलग इम्पैक्ट भी आएगा। तो उस इम्पैक्ट को अवॉइड करने के लिए एक सिंपलिस्टिक वे में यहाँ पे न्यूटन ने एक अजम्पशन ले लिया कि इस तरह से किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया फ्री बॉडी डायग्राम का। तो फ्री बॉडी डायग्राम का कुछ देयर आर रूल्स, ये ऐसे प्री डिफाइंड रूल्स हैं, उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान बनता है। क्या फ्री बॉडी डायग्राम में पहला अजम्पशन क्या है, अजम्पशंस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, अजम्पशंस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। पहला क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट is treated as a point mass। ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास मान लेते हैं।
ऑब्जेक्ट का शेप और साइज सब कुछ हम क्या कर लिए, निगलेक्ट कर दिए। वो उसको रिजिड पॉइंट मास मानते हैं। वो लिक्विड या गैस की बात है, सिंगल पॉइंट मास हो तो लिक्विड गैस की कोई बात ही नहीं रही, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब फोर्स कहाँ लगाना है उसका कंफ्यूजन आपका हट गया। तो चेयर हो, टेबल हो, कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, सबको हम क्या मान लेंगे, पॉइंट मास। एवरी ऑब्जेक्ट इज ट्रीटेड एज ए पॉइंट मास। सेकेंड पॉइंट इसी में आता है, जब हम पॉइंट मास कर लिए, अब फ्री बॉडी डायग्राम में क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट all the forces acting on the body। बॉडी पे जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, नॉट बाय द बॉडी। बॉडी पर, बॉडी से नहीं। रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, मैं कैटेगरिकली लिख दूं, एंड नॉट बाय द बॉडी। बॉडी से नहीं, बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो देखा जाता है। तो दो चीजें आप ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट साइज मान लिया और रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है, ये दो चीज आ गई। तीसरा हम लोग यहां पे क्या कर लेंगे, अब फोर्स जब लगा तो फोर्स की वजह से आपके उसमें मोशन होगा। फोर्स आया, मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बात होगी। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो बॉडी विल बी इन सम एक्सेलरेशन और मोशन इफेक्ट। बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो गया तो देयर विल नॉट बी एनी एक्सेलरेशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन आया तो हम यहाँ पे जो फोर्स और एक्सेलरेशन की बात है तो हम क्या कहेंगे, एक साइन आता है कि फोर्सेस along acceleration line are taken as positive। जो फोर्स एक्सेलरेशन की दिशा में लगेंगे along the acceleration, वो क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव। मैंने पहले ही बताया था बॉडी पहले क्या आता है, फोर्स या एक्सेलरेशन, पहले फोर्स आएगा। तो सारे फोर्सेस हमेशा उसको हेल्प करें कोई जरूरी नहीं है, कुछ फोर्सेस को अपोज भी कर सकते हैं। तो फोर्सेस along the line of acceleration are taken as positive। फोर्स opposite to acceleration are taken as negative। ये ध्यान देना कि जो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा उसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, उसी लाइन पर। और जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। ये दो स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ गए। अगली बात आती है कि फोर्सेस के बारे में तो हमने कह दिया ये चीज ना, नाउ वी हैव डन दिस। अब ऐसा भी तो फोर्स हो सकता है जो अलोंग द लाइन भी ना हो और अपोजिट भी ना हो, सेम लाइन में भी, इन द सेम डायरेक्शन भी ना हो। तो तीसरी बात आप ध्यान देना यहाँ पे, व्हाट वी हैव, फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन आर नॉट कंसीडर्ड। उसको हम लोग अकाउंट में नहीं लेते हैं। जो फोर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगा उसका डायरेक्ट रोल F=ma में नहीं आएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस लिखिए, जो फोर्स एक्सेलरेशन की दिशा में होगा उसको पॉजिटिव मान लीजिए, जो अपोजिट है उसको नेगेटिव मान लीजिए, परपेंडिकुलर वाले को नहीं लेंगे। अब अगली बात होती है कि कोई फोर्स मान लो टिल्टेड है, इंक्लाइंड है। एनी बॉडी पे फोर्स इंक्लाइंड भी हो सकता है, टिल्टेड भी हो सकता है। तो टिल्टेड को आप स्प्लिट कर लो अलोंग द एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, इन द लाइन ऑफ एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्सेलरेशन आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो एनी इंक्लाइंड फोर्स, एनी इंक्लाइंड फोर्स can be split along a line and perpendicular to it। परपेंडिकुलर टू इट मतलब ए लाइन के परपेंडिकुलर। अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड है तो उसको दो पार्ट में आप स्प्लिट कर लो, along the acceleration line and perpendicular to the acceleration line। तो आपका सब कुछ इस कैटेगरी में
आ जाएगा। तो एफबीडी डायग्राम में ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम फोर्सेस को लिखें और उसके बाद ये चीज़ें हाउ टू अप्लाई दिस थिंग वी हैव टू डू। अब इसे देखो, मान लो मैं कहता हूँ आई हैव दिस ग्राउंड, और ग्राउंड पे मैंने एक ब्लॉक रखा, सिंपल छोटा मास रख दिया, एक 5 kg का 5 kg ब्लॉक इज केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड इट इज एट रेस्ट, ऐसे रख दिया क्या। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो कैसे किया जाए, समझ गए। अब देखो यहाँ पे जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक दिस बॉडी एज पॉइंट मास, बॉडी को आप पॉइंट मास बनाइए पहले, तो पॉइंट मास बना लीजिए। अब कंफ्यूजन दूर हो गया कि बॉडी पर फोर्स कहाँ लगा, तो इसका mg फोर्स 5g कहाँ लग गया, नीचे, ये तो हो गया इसका mg। एक रिएक्शन फोर्स आएगा, तो ग्राउंड ने दबाव का अगेंस्ट जो रिएक्शन फोर्स दिया वो क्या आ गया, n इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना। नॉर्मल मीन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल अब नॉर्मल वाली बात नहीं है, टेंजेंट है नॉर्मल मैथ्स वाली बात। तो दिस नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। और रिएक्शन का मतलब क्या होगा, रिएक्शन मीन्स रिस्पॉन्स टू नेट प्रेसिंग इफेक्ट ऑन द सरफेस, नेट प्रेसिंग इफेक्ट ऑन द सरफेस, नेट प्रेसिंग इफेक्ट जो सरफेस पे उसका रिस्पॉन्स होता है कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। ये भी ध्यान देना कि कितने से दबाया गया उस एक्शन का क्या है, रिएक्शन। से मान लो मैं अपने हाथ की फिंगर को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ हैंड के, तो फिंगर ने यहाँ पे प्रेस किया तो एक्शन था, मसल ने क्या दिया, रिएक्शन। ये परमानेंट डिफॉर्म तो नहीं हुआ ना, तो इसने रिएक्शन दिया। तो हर एक्शन का एक प्रेसिंग इफेक्ट का एक क्या आता है, रिएक्शन होता है, और रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की जो बात होती है, इट कैन बी इक्वल टू mg, इट कैन बी ग्रेटर देन mg, इट कैन बी लेस देन mg, ये कुछ भी हो सकता है, हमेशा mg हो ये कोई जरूरी नहीं है। एंड नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्टिकल हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एंड दैट वे इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। तो एक एक्शन का रिएक्शन फार्मूला और कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। एफबीडी डायग्राम में सिंपल 1 kg ब्लॉक का मैं तो ऐसे बना दिया, और नॉर्मल रिएक्शन वाली बात हमने यहाँ पे समझाई, करेक्ट। अब इसको 1-2 स्टेप पे और ले चलता हूँ मैं, इसको और थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो लेट अस सी दिस एफबीडी इफेक्ट को थोड़ा सा मैं और ले आता हूँ। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ये बात थोड़ी सी हमने एन और एम जी में मैं देखूंगा, देखिएगा। अगली बात मैं इसमें क्या करता हूँ, नेक्स्ट आई गो फॉर अदर ब्लॉक्स। देखिए अब मैं 2 ब्लॉक ले लेता हूँ से, ये एक ब्लॉक है 5 kg का, इसके ऊपर मैंने 2 kg का ब्लॉक रख दिया। सेकेंड केस में फिर से मैं एक्शन रिएक्शन की बात देखूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ भी देखा जाएगा। तो लेट अस सी हाउ डज इट हैपन फॉर द एक्शन रिएक्शन हियर। अब आप देखिएगा 2 कॉन्टैक्ट आ गया है, दिस इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस और ये सेकेंड कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस, 2 सरफेस आ गए। अब दोनों का मैं अलग अलग एफबीडी बनाऊंगा, दोनों ब्लॉक का आई विल हैव द डिफरेंट अलग अलग एफबीडी प्रोग्राम लाइक दैट। तो पहले देखो 2 kg ब्लॉक की बात करता हूँ, उसको अलग हटा लो यहाँ से। तो 2 kg ब्लॉक को अगर देखोगे तो 2 kg पे 2g नीचे लग गया और ग्राउंड से इस वाले सरफेस से 5 kg के टॉप ने उसको ऊपर दिया N2 ऊपर, ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ पे इसका N2 ऊपर आ गया, ये एफबीडी हो गया 2 kg ब्लॉक का। जस्ट सी
2g डाउनवर्ड और n2 अप, इट इज द एबीडी ऑफ दिस, करेक्ट, ये इसका एबीडी है। अब 5 kg का हम देखते हैं, तो 5 kg ब्लॉक आप ले लीजिए। 5 kg को देखो अर्थ ने अंदर नीचे की तरफ पुल किया तो 5g mg वाला फोर्स आ गया। अब देखिएगा एक्शन रिएक्शन, ये N2 एक रिएक्शन फोर्स था, तो इस ब्लॉक ने के सरफेस ने इसको नीचे प्रेस किया होगा, रिएक्शन ये एक्शन फोर्स N2, क्योंकि ये जो आया ना दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस थे, यहाँ पे 2 N2 लग रहा होगा, एक ऊपर N2 लगेगा और एक नीचे N2 लगेगा, एक्शन और रिएक्शन। तो बॉडी पर जो इस पे लग रहा था 2 kg पर, तो N2 ऊपर और 5 kg पे N2 नीचे, गेटिंग इट। अब देखिएगा एक और चीज, इसके ग्राउंड से लेवल से, यहाँ से ग्राउंड से एक और रिएक्शन फोर्स आएगा N1 जो अर्थ लगाएगी 5 kg पर। तो 5 kg ने अर्थ ने 5 kg पे N1 कहाँ लगाया, ऊपर। देखिएगा ये N1 किसकी वजह से है, अर्थ से, ब्लॉक के बॉटम पर, 5 kg ब्लॉक के बॉटम पर, N1 ऊपर, इट इज दिस। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस से हमने ये दोनों रिजल्ट देख लिए। ये N1 बाई अर्थ ऑन 5 kg, ये बाई अर्थ ऑन 5 kg, ये N2 किसका है, बाई 2 kg सरफेस, 2 kg ऑन 5 kg। ये N2 क्या है, बाई 5 kg ऑन 2 kg, बाई 5 kg ऑन 2 kg, बॉडी पर लगते हुए फोर्सेस दिखे जाते हैं। तो इन दोनों का हमने अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बना दिया। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाउ वी ड्रॉ दिस फ्री बॉडी डायग्राम। और ये ग्राउंड मतलब कि सरफेसेस कांटेक्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन की बात मैंने यहाँ पे बता दी, क्लियर है। तो ऐसे आप देख सकते हो। सम मोर केसेस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम आई कैन राइट, थोड़ा और देखते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, वो भी देखिएगा, लेट अस सी। अब चेक करिएगा, मैं यहाँ पे 3 ब्लॉक लूंगा, अब एक 5 kg ब्लॉक, एक 2 kg ब्लॉक, एक 1 kg ब्लॉक, 3 ब्लॉक ले लिए और तीनों का मैं एबीडी 1 by 1 बना सकता हूँ। तीनों का आप जो मैं नॉर्मल रिएक्शन की थोड़ा सा कंपेयर कर दूं, अलग अलग लिख दूं, थोड़ा दिखेगा। इस ब्लॉक का ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन मान लो N1 है, यहाँ पे एक N2 है और यहाँ कोई मान लेना N3 है। तो 3 तरह के नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आएंगे एक्सक्लूसिव, उसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे। तो 3 बॉडी डायग्राम में जब तीनों का होता है तो हम क्या करते हैं, वी सेपरेट द एवरी ब्लॉक फ्रॉम द सिस्टम 1 by 1 एंड वी ट्राई टू राइट द फोर्सेस, ड्रॉ द फोर्सेस ऑन देम। तो आप देखिए, अगर मैं 1 kg ब्लॉक की बात करूं तो 1 kg पे 1g इज एक्टिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, N1 यहां से 2 kg पे ऊपर लग गया, इट इज N1। ये 1 kg ब्लॉक का आपका एबीडी बन गया सीधे से, जस्ट सी। अब मुझे 2 kg का एबीडी बनाना दिखेगा, तो 2 kg के एबीडी में देखोगे आप तो व्हाट विल फाइंड, 2g इज एक्टिंग डाउन, अर्थ ने लगाया, और इस N1 के पेयर वाला N1 नीचे आ गया और इसके ग्राउंड से ऊपर चला गया ये N2। तो ये बात आ गई, समझ गए, ये 2 kg का एबीडी आ गया। और फोर्सेस एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द बॉडी होता है, कहीं से इनडायरेक्ट फोर्स अगर आप वो नहीं लिखते हैं, वी राइट द फोर्सेस एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द बॉडी। अब 5 kg का देखिए, इफ आई गो फॉर द 5 kg ब्लॉक तो 5g इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अब देखिए यहाँ पे दोनों में N2 है, यहाँ पे N1 का रोल नहीं आएगा, तो यहाँ पे N2 नीचे एक आएगा पेयर वाला, और ग्राउंड से एक N3 ऊपर आ गया। अब यहाँ पे कोई N1 का रोल नहीं है 5 kg पे, देखिएगा कि N1 तो 1 और 2 के बीच का N1 था, 2 और 3 के बीच में क्या लग रहा है N2, ग्राउंड और बॉटम ऑफ 5 kg क्या लग रहा है N3। तो एक्शन रिएक्शन में हमने ये चीजें लिख ली और सारे सिस्टम रेस्ट पे है, 1 kg भी रेस्ट, 2 kg रेस्ट, 3 kg रेस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि N1 माइनस 1g इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया इसका, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट। यहाँ लिखोगे अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव मान लो, N2 माइनस N1 माइनस 2g इक्वल टू 0, ये इसका आ गया, दिस इज ऑल्सो एट रेस्ट। ऐसे 5 की जगह देख लो, 5 की जगह क्या लिखोगे N3 माइनस N2 माइनस 5g इक्वल टू 0 एट रेस्ट, बिकॉज ऑल द 3 ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। तो उसमें हम एक्सेलरेशन वैल्यू को क्या मान ले रहे हैं
कि 0 और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये वेक्टर सम आप ऐसे करिएगा तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो दिस रिजल्ट फॉर्मेशन वी कैन डू। तो एक्शन रिएक्शन देखें, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट सरफेस लिया हुआ, इवन दिस हैपेंस इन द थ्रेड ऑल्सो, कोई थ्रेड है ब्लॉक अटैच करके तो वहाँ भी ऐसा ही एक्शन रिएक्शन आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन तो मैं बता दिया सरफेस से आया, दिस नॉर्मल रिएक्शन कैन ऑल्सो हैपन, दिस कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन की तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी ध्यान देना, ये मैं बता दूं एग्जांपल में, एन इज नॉर्मल रिएक्शन, पहली बात। दूसरा ये होता है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी ये फोर्स आएगा, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ गए, ये भी ध्यान रखो, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट होगा तभी आएगा। कई बार कहते हैं कॉन्टैक्ट छूट गया, तो बॉडी ब्लॉक के बीच का अगर कॉन्टैक्ट छूट गया मतलब एन क्या है, 0। तो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन में ये बात होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। बाई कॉन्टैक्ट ओनली आता है। ऐसे मैं कह रहा हूँ टेंशन जो होता है, टेंशन इन द अरेंजमेंट, टेंशन इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कौन, टेंशन, टेंशन भी थ्रेड में जो आएगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, डायरेक्ट नहीं आता। तो टेंशन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन, दीज टू आर द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो फोर्स दो तरह के होते हैं। इनफैक्ट मैं यहीं पे एक चीज़ और बता दूं आपको कि दिस एबीडी आई हैव डन, थोड़ा सा फोर्स की बात बता देता हूँ। फोर्स क्या है, हाउ डू यू डिफाइन द फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स दो होंगे, वन इज नॉर्मल, अदर इज टेंशन, जो कॉन्टैक्ट की वजह से आए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ ही लिया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोर्स की डेफिनेशन बता दूंगा। जैसी व्हाट इज फोर्स, अगली बात आ जाए हम लोग कि फोर्स क्या है, हाउ वी डिफाइन फोर्स, व्हाट इज फोर्स। जैसे आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, एनी पुश और पुल, एनी पुश और पुल having tendency to change momentum of body, momentum of body, any push or pull having tendency to change momentum of body is called as force। मोमेंटम चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मैंने दीवार पे फोर्स लगाया तो क्या दीवार खिसक गई, नहीं खिसकी, मतलब मैंने फोर्स तो लगाया, टेंडेंसी ऑफ चेंज मोमेंटम था, लेकिन ये खिसकी नहीं, तो हमारा फोर्स बैलेंस होकर 0 हो गया। तो दीवार ने मेरे ऊपर फोर्स लगा दिया था, आई एम एट रेस्ट, और वहाँ भी ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसका भी मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। तो फोर्स की जो टेंडेंसी है मोमेंटम चेंज करने की है, हमेशा सफल हो पाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब फोर्स को और देखो, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर पाए जाते हैं। यू शुड नो व्हाट आर दिस 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो देखिएगा, पहला हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो ग्रेविटी वाला एक्ट करता है। दूसरा आप मान लेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी क्या है, वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जो भी आप देखते हो, कूलम्ब्स लॉ वाला फोर्स, मैग्नेटिक वाला फोर्स, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वो सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो ग्रेविटेशन के अलावा जो भी फोर्सेस आपको डेली लाइफ में दिख रही है, सब लोग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। फ्रिक्शन वाला फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स, एवरीवेयर द फोर्सेस इन डेली लाइफ जो भी हम देख रहे हैं वो क्या है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो मोस्ट प्रिवलेंट जो आपको डेली लाइफ में दिखता है वो यही दिखता है, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब अगला क्या होता है, थर्ड इज
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस, तो दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तीसरा आ गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इवन कोलंबियन फोर्स से 50-60 गुना स्ट्रॉन्ग होता है, समझ गए। चौथा इसमें आता है, इट इज कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आपके 4 आ गए, यही 4 फोर्सेस में सब कुछ डिफाइंड होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैटिक। तो आप देख रहे हो बियॉन्ड ग्रेविटी जो भी है ये दिख पाते हैं, न्यूक्लियर तो हमको दिखाई नहीं ना, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर पावर्स जो होते हैं वहाँ पे मास का चेंज होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स वाली बात आ गई। न्यूक्लियर फोर्स में आप देखोगे कि जो डेल्टा ई है, चेंज इन एनर्जी इज डेल्टा एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो सब न्यूक्लियर फोर्स वाली बात है। तो ये आएगा ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अदरवाइज ये कूलम्स लॉ वाले फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, दैट वी नो। तो फोर्सेस की टेंडेंसी और ये लॉज ऑफ मोशन में ये सारी चीज़ें हमने कहाँ तक कैसे कर ली वो थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। तो हियर टिल नाउ व्हाट आई हैव डिफाइंड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्सेस, उनके टाइप एंड फ्री बॉडी डायग्राम, ऑल दिस ना, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात। अब इसके साथ फर्दर थोड़ा सा एक जो डेली लाइफ में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो पढ़ोगे आप, एक और इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है दैट इज टेंशन फोर्स भी आएगा। वो कैसे लगता है बॉडी पे वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको भी हम देख लेते हैं, टेंशन फोर्स। हाउ डज दिस टेंशन फोर्स हैपेंस, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स जो होता है इट हैपेंस इन थ्रेड और वायर, हैपेंस इन थ्रेड और वायर when they are in taut कंडीशन। जब ये लोग टॉट कंडीशन में होते हैं तो टेंशन फोर्स आ जाता है। टॉट माने कि कोई वायर या थ्रेड था वो फुल्ली स्ट्रेच्ड था, लूज थ्रेड नहीं, फुल्ली स्ट्रेच्ड वायर। तो फुल्ली स्ट्रेच्ड वायर में जब टॉट की कंडीशन होता है, टाइटेंड होता है, टॉट मीन्स नॉट लूज, टॉट मीन्स नॉट लूज, कि जब कंडीशन में है तो वहां पे टेंशन क्या होता है, लूज थ्रेड में टेंशन 0, टाइटेंड थ्रेड में ही बस टेंशन होगा। तो टेंशन फोर्स तभी आता है जब वहां पे एक्सटेंशन की टेंडेंसी, थोड़ा सा बढ़ने की टेंडेंसी होता है तो टेंशन आता है, ठीक है। देखिए कैसे आता है, ये आपका सीलिंग है, मैंने एक थ्रेड लिया और थ्रेड के बॉटम पे मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक ऑफ मास m। अब देखो ये ब्लॉक इज एट रेस्ट, इसका एक्सेशन क्या है, 0 है। तो ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहा है, एक देखोगे इस पे mg फोर्स लग रहा है नीचे, तो अब अगर एक्सेशन 0 तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स थ्रेड वाला है। तो mg नीचे है, एक्सेशन 0 हो रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, एक टेंशन फोर्स बॉडी पे जरूर लग रहा होगा। तो व्हाट आई विल से कि टेंशन और mg 2 फोर्सेस ऐसे लगाए कि इसका m इंटू ए क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप देखो, आई विल से टेंशन फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ mg, तो टेंशन इज इक्वल एंड अपोजिट टू mg फोर्स। तो फिर से दोनों क्या आ गए, एक्शन रिएक्शन आ गया कि नहीं आ गया, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप जान रहे हो कि mg तो डाउनवर्ड है, तो अपोजिट पे टेंशन कहाँ लग गया, ऊपर, तो टेंशन विल एक्ट अप, यहाँ पे ऊपर की तरफ टेंशन लग जाएगा, करेक्ट, ये चीज आ गई। अब ऐसे सीलिंग पे देखो, यहाँ पे ये सीलिंग पे जो टेंशन थ्रेड है यहाँ भी थ्रू आउट टेंशन लगता है, मतलब ध्यान देना, टेंशन एक्ट्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ वायर और थ्रेड, वायर थ्रेड के थ्रू आउट लेंथ पे ही भी टेंशन लगता है। और टेंशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है टेंशन का, और थ्रू आउट लेंथ लगता है। और हम जनरली क्या करेंगे, थ्रेड और वायर स्टिकनेस मासलेस, जब तक ना कहा जाए तो थ्रेड और वायर को हम लोग क्या मान लेंगे, मासलेस। मासलेस थ्रेड में टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, ये याद रखिएगा।
इन मासलेस थ्रेड टेंशन वैल्यू इज कांस्टेंट, चेंज नहीं होता है। और जब तक आपको नहीं कहा जाए तो थ्रेड को क्या मान लोगे, मासलेस। टेंशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। अब टेंशन की डायरेक्शन देखो, यहां तो ऊपर लग गया, तो यहां पे टेंशन की डायरेक्शन कहां लगेगी, इट इज डाउनवर्ड। तो टेंशन को हम डायरेक्शन वाइज कैसे करें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट शैल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। तो उसको डिफाइन के लिए बताता हूं, क्या दिखेगा, टेंशन एक्ट्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, टेंशन एक्ट्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जहां भी लगेगा कॉन्टैक्ट से दूर, तो यहां पे इससे कॉन्टैक्ट से दूर कहां चले गए, ऊपर। यहां पे कॉन्टैक्ट से दूर कहां चले गए, नीचे। यहां कहीं देखो कॉन्टैक्ट से दूर दो बार, इधर भी दूर इधर भी दूर, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट की बात होगी। तो ये ध्यान दें, टेंशन की डायरेक्शन को हम जगह कैसे रिलेट कर सकते हैं, ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट। ये बात आप यहाँ पे देख लेना, करेक्ट। तो एक आइडिया था फोर्स टेंशन में, इसकी रिजल्ट को हम कैसे जान पाए ना। अब इसी में एक दो केसेस और भी मैं लूँगा, तो विल गेट इट बेटर कि मैं क्या करना चाहता हूँ। थोड़ा सा टेंशन वाली बात को थोड़ा सा और मैं डिफाइन करूँ। जैसे ये तो बन गई बात ना। अब इस टेंशन को मैं कह रहा हूं कि अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा, तो कैसे देखते हैं। मान लो मैं कहता हूं ये एक अरेंजमेंट है, ये पुली है, ये ब्लॉक आ गया, और ये अरेंजमेंट इज गोइंग लाइक दिस। जस्ट सी, ये आपका टेबल है कुछ, और ये दीवार है, मान लो टेबल दीवार ऐसे बने हुए हैं। अब इस ब्लॉक को टेंशन के इफेक्ट में थोड़ा मैं देखूं, आई विल एक्सप्लेन इट हाउ इट इज हैपनिंग। देखो ये ब्लॉक है ऑफ मास m, तो इसका mg फोर्स नीचे लग गया, ब्लॉक तो नीचे जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स विल एक्ट अप, तो यहाँ टेंशन ऊपर लग गया, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट अप हो गया। अब देखिए यहाँ पे टेंशन देखना है, टेंशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। मान लो ब्लॉक का मास से इट इज 4 kg, तो ये 4g आ गया डाउनवर्ड, तो इस टेंशन का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे 4g 40 न्यूटन, ये भी आ गया 4g, इट इज 4g 40 न्यूटन ऊपर लग गया। यहाँ पे वही टेंशन 4g राइट की अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट इधर चला गया, यहाँ पे देखो अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट इधर चला गया टेंशन ऐसे, यहाँ देखो अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट टेंशन नीचे आ गया। तो टेंशन की डायरेक्शन एवरीवेयर वी कैन सी, इवन बीच में यहाँ कहीं दिख रहा है अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट दोनों तरफ, तो जहाँ दोनों तरफ को चांस मिले दोनों तरफ कर दो, या कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे तो आप जा नहीं पा रहे हो, तो दिस वे वी सी द टेंशन इफेक्ट। मैं ये भी कहूँगा दिस टेंशन इज इक्वल टू 4g मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट इन होल लेंथ ऑफ वायर। तो होल लेंथ ऑफ वायर पे ये टेंशन फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट। तो एक तरीका आपने देखा कांस्टेंट फोर्स को देखने का। तो जनरली इनिशियली जब हम क्वेश्चन में केस स्टडी लेंगे तो वहाँ पे आपको टेंशन, नॉर्मल एक्शन फोर्सेस आएंगे, mg फोर्स भी आएगा। mg फोर्स तो फील्ड फोर्स है, जो सर्टेन डिस्टेंस पे फोर्सेस लगते हैं उसको हम कहते हैं फील्ड फोर्सेस। तो फील्ड फोर्सेस कौन से हैं, जो ग्रेविटी वाले हैं फील्ड फोर्स है, मैग्नेटिज्म वाले फोर्स हैं फील्ड फोर्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दूर से ये अट्रैक्शन आ गया, कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। फिर आप देखो मैग्नेटिज्म चार्जेस का, दूर दूर चार्जेस हैं तो भी अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है। तो ये आपके 3 फील्ड फोर्स जनरली आपको मिल ही जाएंगे, समझ गए ना, कौन कौन से, ग्रेविटेशन, कूलम्बियन फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो दिस वे थोड़ा सा फोर्सेस का एक आइडिया लेना। और F इक्वल टू m इंटू ए में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पर फोर्स लगता है, उसके बाद फॉलोड बाय क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया गया। और बॉडी रेस्ट पे होगा तो सारे फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, 0। बॉडी मोशन में है तो सारे फोर्सेस का सम इक्वल टू m इंटू ए।
और एक्सेलरेशन की दिशा में जो फोर्स लगेंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन के अपोजिट जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स हम नहीं लेते हैं। तो ये बेसिक आइडिया ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम एंड ऑल द रिजल्ट्स हैपेंड, यहाँ पे ऐसे मिलेगा। तो थोड़ा सा ये केस फोर्स की बात और इसको कैसे स्टार्ट किया जाए वो मैंने बता दिया। तो इसी को आप लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।